अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ से एक्चुअल में मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम पीरियड है 1206 एडी से 1526 एडी तक। मतलब इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत आता है। 1526 एडी के बाद से मुगल पीरियड प्रारंभ हो जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत में रहे हैं। पहला दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईडी के बीच में, और 1526 ईडी के बाद से मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के आने तक का समय तक। तो इसके अंदर हम 5 डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। पहला स्लेव डायनेस्टी, जिसे इल्वरी डायनेस्टी भी कहते हैं, इसको तुर्किश रूल भी कहते हैं, और हिंदी में इसको दास वंश भी कहते हैं, दास वंश या गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड रहा है 1206 एडी से 1290 एडी के बीच में। इसके बाद दूसरा वंश आता है, इसको रिप्लेस करके खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से 1320 एडी के बीच में। फिर तीसरा डायनेस्टी आता है दिल्ली सल्तनत पर, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 एडी के बीच में, जो लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत पर। और फोर्थ नंबर में आता है सैयद डायनेस्टी 1414 एडी से 1451 एडी के बीच में। और अंत में आता है लोधी डायनेस्टी पांचवा, जो कि 1451 से 1526 एडी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ, और लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी होते हैं वो हार जाते हैं बैटल को, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है इंडिया में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी को, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्लेव डायनेस्टी, जैसा कि हम जान चुके हैं कि इसका रूलिंग टाइम रहा है 1206 एडी से 1290 एडी के बीच में। इसके अंदर 4 महत्वपूर्ण शासक आए हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 के बीच में। फिर आता है जो महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश 1210 से 1236 एडी के बीच में। फिर रजिया सुल्तान आती है 1236 से 1240 एडी के बीच में, जो कि फर्स्ट मुस्लिम शासिका होती है दिल्ली पर शासन करने वाली। और लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट रूलर होता है स्लेव डायनेस्टी में, होते बलबन 1266 से 1287 एडी के बीच में। तो अभी हम पहले कवर करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर हम धीरे धीरे अलग के बारे में इल्तुतमिश वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की जाती है। और पहला वंश दास वंश, गुलाम वंश से आता है, लेकिन इसकी नींव जो रखते हैं मोहम्मद गौरी का ये दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन को ही एक अवसर मिलता है दिल्ली का शासक बनने का। तो हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, और उसने अपनी राजधानी बनाता है लाहौर में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने कोई बहुत बड़ा टाइटल ग्रहण नहीं किया, जैसे मलिक वगैरह का टाइटल उसने ग्रहण किया था, सिपाहल सिपाहल सिपाहासलार सिपाहा, इस तरह से कुछ टाइटल थे, मलिक और सिपाहासलार नाम के टाइटल। उसने कभी सुल्तान के टाइटल को एज्यूम नहीं किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि बहुत उदार थे और उसके हृदय बहुत ही दयालु थे, और इस वजह से उसको टाइटल दिया गया है लाख
दाता या लाख बख्श, मतलब लाखों देने वाले, क्योंकि लिबरल था और ये चैरिटी वगैरह में पुअर लोगों को, जो नीडी पर्सन थे, उन सबको मनी डिस्ट्रीब्यूट करता था। ऐबक ने कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1199 एडी में, और ये स्टार्ट किया गया था एक सूफी संत थे उसी के नाम पर। उस सूफी संत का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए इसको, फिनिश नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए इस कुतुब मीनार को, जो कि दिल्ली में बनाया गया था। इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। मतलब एक तरह से ये मस्जिद था कुतुब मीनार, मॉस्क था, और दो मॉस्क इसके टाइम पीरियड में बने हैं, एक दिल्ली में और एक अजमेर में भी। सॉरी, ये देखना है कि दो मॉस्क उसने बनाए हैं। फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मतलब कुतुब मीनार तो उसने बनाया 1199 डी में स्टार्ट किया, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। लेकिन इसके अलावा उसे दो मस्जिद भी बनाए, एक दिल्ली में और एक अजमेर में। दिल्ली में जो अ, मस्जिद का निर्माण किया था उसका नाम था क्वात अल इस्लाम, जो कि इंडिया में फर्स्ट मस्जिद थे। और अजमेर में एक मस्जिद बनाया जिसका नाम था अढ़ाई दीन का झोपड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1210 में, 4 साल के बाद ही, वो जब घोड़े पर बैठ करके हॉर्स पोलो, मतलब चौगान खेल रहे थे, वो खेलते वक्त घोड़े से गिरे और उसकी मृत्यु हो गई, और लाहौर में उसको दफना दिया गया। और जब इसकी मृत्यु होती है तो उसके जो एक एक्सपीरियंस बेटा होता है आराम शाह, वो लाहौर से लगभग 8 महीनों तक रूल करता है। लेकिन उसको हटा करके इल्तुतमिश इस पर गद्दी पर बैठ जाता है, तो फिर से इल्तुतमिश का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। तो फिर इल्तुतमिश के बारे में हम आगे देखेंगे। कनेक्शन कम था यहाँ पर, तो ये रियल कंसोलिडेटर भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में तुर्किश कन्क्वेस्ट का। और इसने सिल्वर कॉइन टाका इंट्रोड्यूस किया और कॉपर कॉइन जीतल इंट्रोड्यूस किया, जो कि फर्स्ट प्योरली अरबिक कॉइनेज था जो दिल्ली से इशू किया गया था। साथ में इसने इक्तादारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा ये 40 लॉयल नोबल्स, मतलब 40 लॉयल मेंबर्स का एक टीम बनाया, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड चिहालगानी, या इसको चालीसा भी कहते हैं, तुर्क ए चहालगानी या चालीसा, जिसमें 40 मेंबर्स होते थे और वो गवर्निंग क्लास के होते थे, और जो कि जिसकी स्थापना इल्तुतमिश करता है। कुतुब मीनार जिसको अधूरा छोड़कर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कंप्लीट करता है। और ये इतना इंटरेस्टिंग राजा है कि अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, न कि अपने बेटे को। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है, और इसकी मृत्यु होने के बाद इसको मतलब उसी जगह दफनाया जाता है, उसी टॉम्ब में दफनाया जाता है जहाँ पर खुद के लिए उसने दिल्ली में बनवाया था मकबरा, तो उसी मकबरे में उसको दफनाया जाता है। इसी के टाइम पीरियड में अली मर्दान खान खुद को डिक्लेयर करता है बंगाल और बिहार का किंग। जहाँ तक कंसोलिडेशन की बात करें इल्तुतमिश की, तो इसने अच्छे से हैंडल किया ख्वारिज़्म शाह
और पावरफुल मंगोल रूलर चंगेज खान को। कैसे किया, थोड़ा इसके बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसे शुरुआती के टाइम पीरियड में इल्तुतमिश का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, क्योंकि इन्हें पता था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऐसा पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे खतरा हो सकते हैं। खासकर क्योंकि गजनी, जिसको ख्वारिज्म शाह ने जीत लिया था, और ख्वारिज्म एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था सेंट्रल एशिया में उस समय। और इस वजह से मतलब ईस्टर्न फ्रंटल जो उसका था एक्सटेंड हो चुका था ख्वारिज्म शाह का, और ये इंडस रिवर, इंडस तक आ चुका था। तो इस डर से वो वाकिफ थे, और इल्तुतमिश ने लाहौर को जाकर मार्च किया और ऑक्युपाई कर लिया उसको। तो इस तरह से उसने ख्वारिज्म शाह से अपना, ख्वारिज्म शाह के जो डर थे, डेंजर था, उससे हद तक बचाया। और इसी दौरान एक इवेंट होती है 1218 में, जैसे ख्वारिज्म एम्पायर को मंगोल डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उस समय का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर हुआ करता था हिस्ट्री में। बहुत लंबा और चौड़ा उसका साम्राज्य था मंगोल का। मंगोल रूलर चंगेज खान मंगोल रूलर चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद को हरा देता है, जो कि ख्वारिज्म शाह का जो ख्वारिज्म शाह का जो सबसे बड़े बेटे होते हैं वो, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मंगोल रूलर चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह को हरा देता है, और ख्वारिज्म शाह का एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा मंकवर्नी, वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें मना कर देता है सहायता देने से। इस तरह से वो मुगलों के क्रोध से, मंगोलों के क्रोध से इंडिया को बचाता है उस टाइम पीरियड में, और मंगोल का थ्रेट कुछ हद तक कम होता है, और बहुत ध्यानपूर्वक अपनी नज़र रखता है मंगोल पर, जब तक कि चंगेज खान की मृत्यु नहीं हो जाती है 1227 में। 1227 के बाद ही 1228 में वो आगे जाकर के मुल्तान और सिंध पर आकर अपना कब्जा करता है। उसके पहले वो कुछ भी नहीं करता है। जहाँ तक बात करें बिहार और बंगाल के कंट्रोल के बारे में, तो बिहार और बंगाल में एक पर्सन था इवाज, वो टाइटल लिया था सुल्तान गयासुद्दीन का। उसने इंडिपेंडेंट पावर के रूप में एज्यूम किया, किंग बना बिहार और बंगाल का। लेकिन 1226-27 में इवाज जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था बंगाल और बिहार को, उसको हरा देता, उसको हत्या कर देता है युद्ध में। इल्तुतमिश के जो बेटे होते हैं वो, और इस तरह से बंगाल और बिहार दोबारा से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा में आ जाता है, दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ जाता है। यहाँ तक कि इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी मुल्तान से मतलब हटा दिया वहाँ से, और इस तरह से काफ़ी हद तक उसने दोबारा से इंडस तक अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया। यहाँ तक कि 1226 से 1231 के बीच में रणथंभौर, अजमेर, इन सब के बीच में भी उसने अपना अपना साम्राज्य विस्तार किया, और इस तरह से उसने बहुत हद तक इंडिया को शेप भी किया। तो इतना ही बात इसके बारे में है। रजिया सुल्ताना ने अपने सारे महिला होने का जो श्रृंगार होते हैं, वेशभूषा है, उसको हटा दिया, और पुरुषों वाले ग्रहण कर लिए। अपने चेहरे जो ढकने होते थे महिलाओं को मुस्लिम में, उसको हटाया, और पूरी तरह से
एक मेल जैसा करेक्टर में आकर के उसने रूल किया। शिकार भी करती थी, आर्मी को लीड भी करती थी युद्ध वगैरह में। इसलिए वो फेमस थी लोगों के बीच, लेकिन अपने ही नॉवेल्स के बीच में वो क्रिटिसिज्म का कारण थे, वो अपोज करते थे। तुर्किश नॉवेल्स कहते थे कि महिला लज्जा को त्याग चुकी हैं। और एक एक इस पर एक्यूज लगाया गया था कि याकूत खान के साथ इसके जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसको लेकर भी कुछ दिक्कतें थी लोगों ये नोवेल को। और अल्टीमेटली इसने रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करता है। और 4 साल के बाद 1240 में हरियाणा के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या हो गई, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत फेमस रही, लेकिन अपने ही लोगों का शिकार ये हुई है। इस तरह से इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद क्योंकि इसकी मृत्यु इल्तुतमिश के बेटा मतलब इसका भाई बहराम शाही कर देता है, और इस तरह से इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। से बिलोंग नहीं करने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि वो इंडियन मुसलमान को पावर और अथॉरिटी की पोजीशन से बिल्कुल बाहर करना चाहता है। और बलबन इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि पावर को किसी और के साथ शेयर करें। यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर के साथ भी पावर शेयर नहीं करता था। उन्हें किसी से अपने बारे में बुराई या क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उसका सपोर्टर भी उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है, इतनी पाबंदी लगा कर रखा था। और साथ में उसने नोवेलों का खुद से प्रभाव हटाने के लिए चालीसा, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, तुर्खानी चहलगानी या चालीसा, उसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। साथ में साथ he declared himself as the representative of God on earth। और इसके अलावा खुद को वेल इन्फॉर्म रखने के लिए बलबन ने स्पाई अपॉइंटेड किया, गुप्तचर की नियुक्ति की। इन एवरी डिपार्टमेंट ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी डील कर सके और साथ में मंगोल को भी रिपेल कर सके। और इन सब के लिए उसने रीऑर्गेनाइज किया एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। और एंटी सोशल एलिमेंट से डील करने के लिए बलबन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन इतने ज़्यादा सख्त थे कि अपने दरबार में लाफ और जोक, हंसी मजाक और जोक को भी रिफ्यूज कर देते थे, ये भी करना मना था। और इसके साथ ही वो सीरियस बलबन का एक खास बात और थी कि वो ये जोड़ देते थे कि नोवेल उसके इक्वल नहीं है। इसके लिए उसने सिजदा एंड पैबोस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया। सिजदा का मतलब होता है कि लोग उसके सामने में आएंगे तो घुटने पर टेक कर माथा को और सर को ज़मीन पर ग्राउंड पर लगा करके उसको नमस्कार करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिजदा, सिजदा प्रैक्टिस, सिजदा प्रथा। और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैर को चूमेंगे। ये दोनों प्रथा स्टार्ट किया था सिजदा एंड पैबोस बलबन ने,
ताकि ये कंफर्म कर सके कि नोबल उसके बराबर नहीं है। यहाँ एक बात और जानना ज़रूरी है कि ये तो कंफर्म है कि दिल्ली सल्तनत का एक मेन आर्किटेक्ट था, काफ़ी इसने स्ट्रांग बना कर रखा और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उसने जस्टिस को मतलब बहुत ज़्यादा निष्पक्ष रखा और इसके अलावा उसने नदर्न इंडिया को फुल्ली डिफेंड तो नहीं कर पाया, मतलब मंगोल वगैरह से, लेकिन काफ़ी हद तक इसकी कोशिश थी। और इसी क्रम में जिस तरह से उसका एक स्ट्रिक्टनेस था, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे, उस वजह से काफ़ी लोग इससे डिसअपॉइंटेड थे। स्पेशली जब उसने नन तुर्क को पावर एंड पोजीशन से हटा दिया तो लोग ज़्यादा नाराज़ हुए और वो उसने अपने गवर्नमेंट के बेस को ट्राई किया कि नैरो ग्रुप्स के ज़रिए ही चलाने की कोशिश किया। इस तरह से उसने बलबन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कंसोलिडेट करके रखा दिल्ली सल्तनत को। अब हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से 1320 एडी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना का श्रेय जलालुद्दीन खिलजी को जाता है, जो महज 6 साल तक शासन करता है, 1290 एडी से 1296 एडी के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा रूलर था जिसने क्लियरली अपना विचार रखा कि स्टेट विलिंग सपोर्ट पर ही होना चाहिए, और चूंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की हिंदू की थी, तो अब कह सकते हो कि वहाँ पर एक वास्तव में इस्लामिक स्टेट नहीं था उस समय। लोगों का विश्वास तो जितना था ही, इसके अलावा उसने नोबलिटी, जो नोबल लोग थे, उन लोगों का भी गुडविल को सद्भावना दिया, उसको गुडविल भी उसके उसके प्रति भी रखा, जिसके लिए उसने टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया और इसके लिए उसने जो कठोर पनिशमेंट होता है उससे अपने आप को बचाए रखा। दिल्ली सल्तनत उस टाइम में बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इस वजह से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी उस टाइम में हुआ करते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना है उसके शासनकाल का, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का, कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी में एक्सपेडिशन के लिए भेजा। देवगिरी मतलब दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन में देवगिरी, वहाँ पर युद्ध करने के लिए भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। और देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव, और वहाँ उसको हरा करके जो भी वार बूटी के रूप में मिला, युद्ध में जीतने के बाद जो कुछ भी मिला वो अपने साथ लेकर आया और कारा में जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है कि आप आइए यहाँ विजिट कीजिए, आपको जो भी हम युद्ध में जीते हैं उस सबको वापस करेंगे। और ये धोखा था और बुला करके धोखे से उसकी हत्या कर देता है और इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल खत्म हो जाता है। एक्चुअल में जलालुद्दीन खिलजी चाचा भी थे अलाउद्दीन खिलजी के, साथ में फादर इन लॉ भी थे, लेकिन उसी की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, सेंट्रलाइज और स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़े मात्रा में रखने के लिए, और इसमें कोई माल प्रैक्टिस न हो, इसके लिए उसने दाग और चेहरा प्रथा को इंट्रोड्यूस करता है। दाग मतलब हॉर्स की ब्रांडिंग, अच्छे घोड़े की पहचान के लिए दाग, और चेहरा मतलब अच्छे जो उसके अपने वाले सोल्जर है उसकी पहचान के लिए चेहरा। तो दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट को क्रिएट करता है, और उस ऑफिसर को कहते हैं मुश्त-खराज। पीजेंट को लैंड रेवेन्यू के रूप में पे करना होता था प्रोड्यूस का, और उसने टैक्सेस को भी बढ़ा दिए थे, 1/2 कर दिए थे प्रोडक्ट प्रोड्यूस का, स्पेशली खालसा वाले लैंड में। खैर इसके बारे में और हम बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी कमोडिटी थे उसको उसके कॉस्ट को फिक्स करने के लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट्स ओपन किए। पहले मार्केट का मकसद था फूड ग्रेन के जो रेट्स हैं उसको कंट्रोल करना। सेकेंड सेकेंड मार्केट था कॉस्टली क्लॉथ का, और थर्ड मार्केट था हॉर्स, स्लेव्स एंड कैटल का। अब प्रत्येक मार्केट हाई ऑफिसर के अंडर में कंट्रोल होते थे, जिसे सहना कहा जाता था, जो कि व्यापारियों के रजिस्टर मेंटेन करते थे और शॉपकीपर से जो प्राइस कंट्रोल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते थे। मार्केट पर नजर रखने के लिए 2 ऑफिसर को भी नियुक्त किए गए थे, दीवान ए रियासत और शहना ए मंडी। जितने भी गुड्स सेल के लिए जाते थे ओपन मार्केट में, तो उस ओपन मार्केट को सारा ई अदल कहा गया। इसके अलावा उसने बहुत सारे किले भी बनवाए, उनमें से एक है अलाई फोर्ट। इसके अलावा उसने कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने हजर सुतून नाम के हजारों पिलर्स के महल बनवाए। वो आर्ट और लर्निंग के भी पैट्रॉन रहे हैं। अमीर खुसरो उसके फेवरेट कोर्ट पोएट थे, जो पोएट एंड म्यूजिशियन हुआ करते थे। ओवरऑल बातें ये देखें तो उसने न्यू मार्केट को इंट्रोड्यूस किया ताकि कमोडिटी के रीजनेबल रेट्स को रेगुलेट कर सके, और इस वजह से बहुत बड़ी आर्मी को कम कम सैलरी के ऊपर रख सके। उसने जैसा कि हम देख चुके हैं कि दीवान ए रियासत और शहना ए मंडी का भी अपॉइंटमेंट करता है, ताकि प्राइस मार्केट को फिक्स कर सके और उसको रेगुलेट कर सके। इन फिक्स प्राइस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इन दोनों का अपॉइंटमेंट होता है। साथ में जितने भी लैंड्स होते हैं दोआब रीजन में, उसको खालसा लैंड अर्थात स्टेट लैंड डिक्लेयर कर देता है, और खालसा लैंड में लैंड रेवेन्यू को टैक्स को 1/2 बढ़ा देता है ग्रॉस प्रोडक्शन का। दीवान ए मुश्त-खराज नाम के नए डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। 2 नए कस्टमरी टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करता है, चरी और घरी। चरी मतलब जो जानवर चरते हैं उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, घरी मतलब घर टैक्स, हाउस टैक्स।
दारू के इस्तेमाल पर रोक लगा देता है। गेट टुगेदर फंक्शन में जाने के लिए, मैरिज में जाने के लिए बिना परमिशन के मना कर दिया जाता है। दाग और चेहरा हुलिया सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। और इसने सोल्जर को कैश में सैलरी पेमेंट करने का ये निर्णय लेता है। और स्टैंडिंग आर्मी सेंट्रल लेवल पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी ने। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सोल्जर का किया जाता है अरीज ई ममालिक के द्वारा। वो सेंटर पर स्टैंडिंग आर्मी का इंट्रोडक्शन तो करता ही है फर्स्ट टाइम में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को डिफेंस करने के लिए सेपरेट परमानेंट आर्मी का भी इस्टेब्लिशमेंट करता है। साथ में मंगोल से भी डील करते हैं। और बहुत सारे एरिया भारत का जीतता भी है, जैसे गुजरात, मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, देवगिरी, वारंगल, ये सारे एरिया वो जीतते हैं। इसके अलावा उसने लैंड मेजरमेंट के प्रिंसिपल का वो एडॉप्शन करता है ताकि लैंड रेवेन्यू को अच्छे से डिटरमाइन किया जा सके। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारी बातें इसके बारे में देख लिया। तो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, जिसका शासनकाल रहा है 1320 एडी से 1414 एडी तक। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 एडी से 1324 एडी के बीच में। दूसरा आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1324 एडी से 1351 एडी के बीच में। और तीसरा फिरोज शाह तुगलक 1351 एडी से 1388 एडी तक इसका शासनकाल रहता है। वैसे इसके बाद भी शासक आए, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी में। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। एक्चुअली में तो लास्ट खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग होते हैं खुसरो खान, उसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक करके तुगलक वंश की स्थापना करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक है। एक्चुअल में इसका नाम था गाजी मलिक, और ये गयासुद्दीन तुगलक के टाइटल से ये गद्दी पर बैठता है। इसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था नहरों के निर्माण में सिंचाई के लिए, और इसका किसानों के प्रति एक अच्छा व्यवहार था। इस वजह से बहुत सारे जो किसान थे, बहुत सारे लोग कंट्री साइड में आकर बसे, और इस व्यवहार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ा। मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट सुल्तान था जिसने इरिगेशन वर्क को स्टार्ट किया। साथ में उसने कम्युनिकेशंस के साधनों को इम्प्रूव किया। पोस्टल सर्विस जो अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था उसको ये रिवाइव करता है। किले को ये रिपेयर करवाता है। साथ में जो पब्लिक यूटिलिटी के जो भी काम होते हैं
उन सभी कामों को इनिशिएट करता है। इसके अलावा उसने एक फोर्टिफाइड सिटी तुगलकाबाद की स्थापना भी करता है, जहां पर उसने अपनी राजधानी बनाई। और अब टाइम आता है 1324, वो टाइम जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के मिलिट्री कैंपेन से वापस आ रहे होते हैं, और जौना खान, जो कि जिसे बाद में हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, उसका बेटा, उसके स्वागत के लिए दिल्ली के पास एक गांव है अफगानपुर, वहाँ पर लकड़ी का एक स्टेज बनाता है, मंडप बनाता है उसके स्वागत के लिए। और जैसे ही ये उस स्टेज पर आता है, वो पूरा गिर जाता है और उसी में डेवरी के अंदर दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। इस पर इब्न बतूता कहता है कि जो जौना खान थे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, उसने जानबूझ करके प्री प्लान्ड एक्सीडेंट कराया सुल्तान को मारने के लिए। तो बस इसके बारे में इतना है। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तुगलक डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड होता है 1324 एडी से 1351 एडी के बीच में। इसके नाम जौना खान होता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। वो एक ग्रेट स्कॉलर होते हैं पर्शियन और अरबिक का, और ये फर्स्ट सुल्तान होते हैं जिसने मुइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में है, उसके टॉम्ब में उसके मकबरा को विजिट किया था। खैर, ये इसके बारे में और बातें ये भी है कि ओपन माइंड के व्यक्ति थे, इसलिए जैन संत जोगी इस वगैरह को ये बहुत मानते थे, और जैन टेम्पल भी ये जाया करते थे कभी कभी। और यहाँ तक कि उसका हिंदू के प्रति भी उसकी कुछ आस्था थी। कुछ त्योहार जैसे होली होली फेस्टिवल को भी उसने काफ़ी मतलब सेलिब्रेट किया। तो वन बाय इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके क्या हाईलाइटेड रहे इसके टाइम पीरियड में। सबसे पहली बात तो उसने हैबिट टैक्सेशन लगाया दोआब वाले रीजन में, उस समय लगाया जहाँ पर जिस टाइम में बारिश नहीं हुई, मतलब अकाल पड़ गया, धोखा उसके साथ हो गया। उसने दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बाद में बदला गया दौलताबाद, ट्रांसफर करता है। साथ में उसने टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन करता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस कर देता है ब्रॉन्ज से। इसके अलावा उसने कराची एक्सपेडिशन करता है, उसमें बहुत सारे रिसोर्स इसकी लॉस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ये भी अनसक्सेसफुल रहता है। कहने का मतलब ये हुआ इसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, जो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट फैल रहे हैं। इसने खुरासन और इराक को कंक्वेस्ट करने का अटेम्प्ट किया, ये भी फैल रहा। और साथ में इसने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का भी क्रिएशन किया, उसका नाम था दीवान ए कोही। इब्न बतूता को दिल्ली का चीफ काजी भी अपॉइंट करता है। और इसके साथ इसके अलावा आर्मी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है डेसिमल सिस्टम पर, जैसा कि मंगोल पैटर्न में अपनाए जाते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल भी कहा जाता था, क्योंकि उसके 5 एक्सपेरिमेंट हुए थे जो अच्छे एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन पांचों के 5 एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं। पहला था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल,
फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दूसरा, टैक्सेशन इन दोआब। तीसरा, कराची एक्सपेडिशन। चौथा, खुरासन एक्सपेडिशन। पांचवा, टोकन करेंसी। ये 5 एक्सपेरिमेंट उसने किए और सभी फेल रहा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। साथ में इसने मंगोल को झेलम के नज़दीक एक युद्ध हुआ था उसमें हराता है और कुछ समय के लिए उसका पावर पेशावर मतलब इंडस रिवर के बियॉन्ड तक फैल गया था। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सपेरिमेंट क्या रहा था। वो एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। साथ में उन लोगों को हाई ऑफिस, हाई पोस्ट देने के लिए भी खुद को प्रिपेयर किया जो मेरिटोरियस है, चाहे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो या ना करता हो। यदि वो काबिल है, मेरिट है, तो मेरिट के बेस पर लोगों को हाई पोस्ट भी दिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसका था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने कैपिटल को दिल्ली से देवगिर ट्रांसफर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम साउथ इंडिया को दिल्ली से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही देवगिर, जिसका नाम बदल करके रखा गया दौलताबाद, वहाँ यदि रहते हैं तो साउथ इंडिया को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। और इस वजह से उसने दिल्ली से दौलताबाद के बीच में इसने रोड्स बनाए और उसके रास्ते में, उसके किनारे में, रोड के किनारे में रेस्ट हाउस को भी सेटअप किया ताकि यात्री को हेल्प मिल सके यात्रा के दौरान। लेकिन दौलताबाद 1500 किलोमीटर दूर था दिल्ली से और कुछ ही वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक को ये एहसास हो गया कि दौलताबाद में रहना ठीक नहीं है, दौलताबाद को छोड़ देता है। इसलिए क्योंकि इस बात का एहसास होता है कि जिस तरह से दिल्ली से साउथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे ही देवगिरी दौलताबाद से नॉर्थ वाले पार्ट को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट होता है। पहला एक्सपेरिमेंट तो फेल कर गया, वापस वो दिल्ली आए। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसका टोकन करेंसी को लेकर था। इसने जिस समय टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, वो समय लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं पहले। जिस टाइम में ये टोकन करेंसी को लेकर आ रहे थे, एक्चुअल में उस समय सिल्वर का पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज था। एक्चुअल में 14th सेंचुरी का वो टाइम पीरियड था और आसपास इसने देखा भी कि एक्सपेरिमेंट हुए हैं टोकन करेंसी का। जैसे चाइना के कुबलाई खान ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था और सक्सेसफुल रहा टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा ईरान के मुगल रूलर जिसका नाम था गजन खान, उसने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो उनको लगा हम ये एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं। उसने डिसाइड किया कि जो भी सिल्वर टांका है, उस सिल्वर टांका के सेम वैल्यू का ब्रॉन्ज कॉइन बनाया, जिसे टोकन करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया गया, इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन ये आइडिया भारत में नया था और लोगों को राजी करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि जो व्यापारी थे, कॉमन मैन थे, वो सब भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया टोकन करेंसी को विदड्रॉ करने का और ये एक्सपेरिमेंट उसका फेल रहा। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो
रहा है टैक्सेशन इन दोआब के लिए, दोआब वाले रीजन में। तो पहले समझते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे जिसकी ये जरूरत पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे मेजरमेंट किए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली दोआब रीजन में। हाँ, ये बात है कि जो स्टेट का जो रेवेन्यू था, मतलब जिस तरह से अलाउद्दीन के टाइम में 1/2 लिया जाता था टैक्स, वही इसने भी स्टार्ट किया। लेकिन ये रेवेन्यू को, टैक्स को फिक्स करते थे मनमाना ढंग से, ना कि एक्चुअल प्रोड्यूस के आधार पर। और प्राइस भी फिक्स किया गया था आर्टिफिशियली, है ना, ताकि प्रोड्यूस को हम मनी में कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह से उसने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश किया। और साथ में जब इसने ये चीज़ें स्टार्ट किया, टैक्सेशन स्टार्ट किया दोआब रीजन में हाफ प्रोड्यूस का, तो उसी टाइम में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और लगभग 6 वर्षों तक उस सिचुएशन में बहुत बुरा हाल रहता है। बहुत सारे लोग दिल्ली में मर जाते हैं और इस तरह से बहुत घातक हो जाता है। यहाँ तक कि जो एयर है, एयर भी घातक हो जाते हैं। सुल्तान दिल्ली छोड़कर चला जाता है और 2.5 वर्षों तक कैंप में रहता है, दिल्ली से 100 मील दूर गंगा नदी के किनारे कन्नौज के पास। और जब वो रिटर्न होते हैं दिल्ली, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट को सेटअप करता है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए दोआब में। उसका नाम होता है दीवान ए कोही। और इस तरह से उसने एरिया को डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड करता है और उसको हेड करने के लिए, उसको देखने के लिए ऑफिसर भी नियुक्त करता है। उसका काम यही होता है कि अब जाइए साहब, कल्टीवेटर जो भी हैं उसको लोन दीजिए ताकि वो क्रॉप को उगा सके। और उसने एक स्कीम लाया कल्टीवेटर के लिए, सेपरेट क्रॉप उगाने के लिए। जैसे जौ के स्थान पर गेहूँ, गेहूँ के स्थान पर गन्ना, गन्ना के स्थान पर अंगूर और खजूर, इस तरह से। तो जो स्कीम था ये लार्जली फेल हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने चुना था इस काम के लिए, वो व्यक्ति ही अनुभवहीन थे, बेईमान थे, है ना, और इसके गलत उपयोग करता था अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये भी इसका फेल रहा दोआब में टैक्सेशन का कंसेप्ट भी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका होता है चौथा, खुरासन कंपेन। जैसे देवगिर से वो वापस आता है दिल्ली, तो सुल्तान बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी को रिक्रूट करता है ताकि अफगानिस्तान और गाजी को जीत सके। लेकिन वरानी कहता है कि उसका मेन ऑब्जेक्ट जो था खुरासन और इराक को जीतने का। और अंततः ये एक्सपेरिमेंट भी उसका फैल जाता है। नेक्स्ट आता है कराची एक्सपेडिशन। कराची एक्सपेडिशन एक्चुअल में लॉन्च किया गया था हिमालय के कुमाऊं हिल में, हिमालय के कुमाऊं पहाड़ियों में। वहाँ इसलिए किया गया था क्योंकि आइडिया ये था कि जो चाइनीज थ्रेट है, जो चाइना का जो घुसपैठी होता है इंडिया में, उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सपेडिशन किया गया। हालांकि शुरुआती सक्सेस मिले, लेकिन जब आर्मी बहुत अंदर चले गए
और उनके बारे में ज्योग्राफी के बारे में लोग को पता भी नहीं था, जो सैनिक गए थे और फिर मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 सैनिकों में सिर्फ 10 लोग ही वापस आए थे। इस तरह से ये एक्सपेडिशन भी फैल रहा। तो इस तरह से इसको वाइज फूल भी कहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अच्छे कर रहे थे लेकिन रिजल्ट उसके अपोजिट आ रहा था। अब हम तुगलक डायनेस्टी के लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक की, जिसका शासन काल रहा है 1351 एडी से 1388 एडी तक। सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक की डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं, जिसमें वो फिस्कल रिफॉर्म करता है। दूसरा, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था करता है। तीसरा, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, और चौथा, कंस्ट्रक्शन वर्क। ये 4 भागों में हम इसको बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। फिरोज शाह तुगलक ने 23 टैक्सेस को खत्म करके उसको सिर्फ 4 टैक्स में कन्वर्ट करके टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाता है। सिर्फ 4 टैक्स होते हैं जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो रखते हैं। 4 टेस्ट होते हैं, उसका नाम कुछ इस तरह है: खराज, जजिया, खम्स और जकात। खराज का मतलब लैंड रेवेन्यू, जजिया का मतलब जो रिलीजियस टैक्स था जो हिंदुओं पर लगाए जाते थे, और फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर तो लगाया ही, साथ में ब्राह्मण पर भी टैक्स लगा दिए। फिर खम्स का मतलब लूट पाट करके जो संपत्ति आते थे उसका 1/5 टैक्स के रूप में देना होता था। और जकात मतलब 2.5% मुस्लिम के इनकम का टैक्स देना पड़ता था, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। तो 4 टैक्स में कन्वर्ट करके इसने टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन टैक्स भी लगाता है इन चारों टैक्स के अलावा, जिसको हक-ए-शरब कहा जाता है। तो इरिगेशन टैक्स में 1/10 होता है प्रोड्यूस का, वो उनको देना होता है जो स्टेट कैनाल को राज्य के द्वारा निर्मित नहरों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करता है। उन्हें अपने उपज का 1/10वां हिस्सा देना होता था सिंचाई टैक्स के रूप में। दूसरा देखते हैं इरिगेशन के लिए उसने बहुत सारे कैनाल, नहरों की खुदाई भी कराया, कंस्ट्रक्शन कराया, और ये मोस्टली दिल्ली के पास वाले रीजन में और हरियाणा हिसार वाले रीजन में था। नेक्स्ट, पब्लिक वेलफेयर मेजर। फिरोज शाह तुगलक ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट को सेटअप करता है, उसका नाम रखता है दीवान ई खैरात। और इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद ये होता है कि जो ज़रूरतमंद है और गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए ये काम करेगा। इसी संदर्भ में वो मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी स्टेट एक्सपेंस पर, राज्य के खर्चों पर कराई जाती थी। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन को भी उसने इंट्रोड्यूस किया, और इसके अलावा उसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी ओपन किया ताकि जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल सके। फिरोज शाह तुगलक ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसका नाम था दार अल सफ़ा उसको भी स्थापना करता है अपने कैपिटल में, ताकि जो बीमार व्यक्ति हैं उसका इस्तेमाल कर सकें।
फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-बंदगान नाम के डिपार्टमेंट भी खोलते हैं। दीवान-ए-बंदगान अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दास का ये डिपार्टमेंट होता है, इसकी स्थापना भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। फिरोज शाह तुगलक को ग्रेट बिल्डर भी कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे सिटी जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर सिटी का निर्माण किया। उसने जौनपुर सिटी का भी स्थापना करता है और वो सिटी की स्थापना जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करता है। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में रेड फोर्ट लाल किला के नजदीक है, वो फिरोज का एक फेवरेट सिटी हुआ करता था जहां पर वो लंबे समय तक रहा है। इन सब का कंस्ट्रक्शन भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इन सब के अलावा एक बात इंटरेस्टिंग है कि 2 अशोकन पिलर थे जिसे दिल्ली लाया गया। एक तोपरा मतलब अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा है वहां से लाया और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश से इस 2 अशोक के पिलर्स को दिल्ली लाया गया। और इस दौरान बहुत सारे मस्जिद का भी इसने निर्माण किया है। तो हम कुछ और बातें इसके इम्पोर्टेंट बातें करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर अपना कैंपेन चलाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा बंगाल में और इस तरह से सल्तनत ने अपना प्रभाव अपना जो कब्जा है बंगाल से खो देता है। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड शांतिपूर्ण रहता है लेकिन हाँ डेवलपमेंट वाला जरूर होता है। साथ में उसने वंशानुगत चीजें को भी प्रारंभ रखा, जैसे कोई नोबल मर जाता है तो उस पद पर उसके बेटा को अलाउ किया गया और साथ में उसको एकता के साथ उसको उस पद पर बैठाया गया। यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रथा चली आई थी उसे भी खत्म करता है। प्रथा कुछ इस तरह से थी कि कोई ऑफिसर बैलेंस में कुछ और जब ऑडिटिंग होती थी बैलेंस में पैसे वगैरह में कुछ मतलब मिसमैच है और जब ये ऑडिटिंग होती थी पता चलता था कि बैलेंस उसके अगेंस्ट है तो उस अकाउंट के प्रॉब्लम अकाउंट में जो छेड़छाड़ का जो मामला था उसकी वजह से टॉर्चर किया जाता था नोबल्स को। तो इस प्रथा को उसने खत्म कर दिया और यहाँ तक कि आर्मी में भी उसने वंशानुगत जो सिद्धांत था उसको आगे एक्सटेंड करता है। सोल्जर को कैश में पेड नहीं करते हैं, उसे उसके बदले में लैंड रेवेन्यू विलेज का दिया जाता है। इन सबों के अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं को समाधि पर अर्थात जो दरगाह होता है वहां पर जाने के लिए मना कर दिया। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो ऑर्थोडॉक्स धर्माचार को सेटिस्फाई कर सके। सिर्फ महिला, बच्चे और बीमार और जो दरिद्र हैं उन्हीं को और जिनके पास जो जीवन जीने का जीवन यापन करने का कोई माध्यम नहीं है उन्हीं को जजिया से उसने
मुक्त किया था, लेकिन ब्राह्मण को जजिया से मुक्त नहीं किया था। ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिसने हिंदू रिलीजन्स के काम को आगे बढ़ाता है और संस्कृत में लिखी हुई चीज़ों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराता है। उसने बहुत सारे जो बुक्स हैं, म्यूजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इन सब पर भी काम करता है और उसका ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शियन में कराता है अपने शासन के दौरान। और वो हॉस्पिटल भी फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी सेटअप करता है, स्पेशली गरीबों के लिए। तो ओवरऑल एक बात और सामने आती है कि फिरोज शाह तुगलक इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने पब्लिक वर्क को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। इन सब के अलावा कुछ बातें और हम यहाँ देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फल के गार्डन, फ्रूट गार्डन प्लांट किए थे। 1200 फल के गार्डन स्थापित करने का मेन मकसद था कि स्टेट के इनकम को बढ़ाना। इस तरह से उसने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करता है, स्पेशली इकोनॉमी में। तो ओवरऑल हम एक बार बातें फिर से समझ लेते हैं। इसने टैक्सेस लगाए, खराज, ज़कात, खम्स एंड जजिया, और जजिया को एक सेपरेट जजिया को उसने सेपरेट टैक्स के रूप में लगाया और ब्राह्मण पर भी लगाया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। और इसके अलावा उसने 2 डिपार्टमेंट की भी स्थापना करता है। दीवान खैरात, जो कि पुअर एंड नीडी व्यक्तियों के लिए था, और दीवान बंदगान, जो कि दासों का डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना करता है। तो इतना ही इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, जिसका शासन काल रहा है 1414 एडी से लेकर 1451 एडी तक। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, खिज्र खान, 1414 से 1421 के बीच में, और ये फाउंडर होते हैं। फिर दूसरा देखेंगे मुबारक शाह, 1421 से 1434 के बीच में, और लास्ट रूलर होते हैं अलाम शाह, 1445 से 1450 के बीच में। सबसे पहले देखते हैं खिज्र खान, जिसका टाइम पीरियड है 1414 से 1421 तक। खिज्र खान फाउंडर होते हैं, एक्चुअली में तैमूर के नोमनी होते हैं। खिज्र खान, उसने दिल्ली को कैप्चर करता है और अपने आप को नया सुल्तान प्रोक्लेम करता है, और इस तरह से फर्स्ट रूलर होते हैं सैयद डायनेस्टी के। और स्पेशली उन्हें दिल्ली के ऊपर रूल करता है और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट पर ये रूल करता है। खिज्र खान दयालु व्यक्ति होते हैं, उदार होते हैं, और आर्ट और आर्किटेक्चर में उसका ग्रेट इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1421 से
1934 तक। इसका शासनकाल मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा है। इसी के शासनकाल में तारीख़-ए-मुबारक शाही लिखी गई थी और इसने नया टाउन मुबारकबाद की स्थापना भी करता है अपने शासन टाइम में, और ये सिटी की स्थापना यमुना नदी के किनारे पर की जाती है। और इस डायनेस्टी के लास्ट सैयद किंग होते हैं अलाम शाह, और इसके बाद फिर नई डायनेस्टी आएगी लोधी डायनेस्टी, जो इसको रिप्लेस करेगी। दिल्ली सल्तनत के लास्ट डायनेस्टी को कवर कर रहे हैं, लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1451 एडी से 1526 एडी के बीच में। लोधी वंश की खास बात ये रही है कि इससे पहले जितने भी दिल्ली में शासक आए वो सभी के सभी तुर्क थे, जबकि लोधी अफगान थे। तो लोधी ने फर्स्ट अफगान रूल के रूप में अपने आप को स्थापित करता है मिडावल इंडिया में। तो लोधी फर्स्ट अफगान होते हैं मध्यकालीन भारत में जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके शासक की बात करें तो सबसे पहला बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1451 से 88 के बीच में। ये फर्स्ट अफगान होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर भी है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ही है। वो इक्वालिटी में काफ़ी बिलीव करते थे, इसलिए जब सोशल गैदरिंग में जाते थे थ्रोन पर, सिंहासन पर नहीं बैठते थे। लेकिन जब वो ग्वालियर से दिल्ली लौट रहे थे तो उसी दौरान ये बीमार पड़ गए और इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो कि बहलोल लोधी का पुत्र होता है, उसने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को जीतता है और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता है, और इस आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने ही करता है। सिकंदर लोधी मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन है। उसने प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए हैं। साथ में वे एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था, और उसने गज-ए-सिकंदरी जो कि खेत को, फील्ड को, जो कल्टीवेटेड फील्ड है उनको मेजर करने का ये मेजरमेंट था, उसको इंट्रोड्यूस करता है। गज-ए-सिकंदरी को इंट्रोड्यूस सिकंदर लोधी करते हैं। वो पोएट भी होते हैं। उसने एक पोएम कंपोज किया पर्शियन में, और उस पोएम का नाम था गुलरुखी पेन नेम से उसने पोएम्स को लिखा। तो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो वो खुद एक राइटर थे, पोएम लिखते थे, और जब पोएम लिखते थे गुलरुखी पेन नेम से अपना पोएम लिखा करते थे। साथ में वो ऑर्थोडॉक्स रूलर था सिकंदर, और उसने मुस्लिमों को उन सभी नियमों को मानने के लिए बाध्य किए जो शरिया में है, और शरिया के खिलाफ कोई भी प्रैक्टिस हो उसको उसने मना कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। जैसे कि महिलाओं को संत के कब्र पर जाने से मना कर दिया। उसने जजिया को दोबारा से हिंदुओं पर लगा दिया, और यहाँ तक कि ब्राह्मण जो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम ग्रंथ समान रूप से पवित्र हैं,
उनको एक्सक्यूट कर देते थे, उसकी हत्या करा देते थे। और उसने नागरकोट के जो ज्वालामुखी टेम्पल है, ज्वालामुखी टेम्पल के इमेज मूर्ति को तोड़ दिया और तोड़ करके उसने बुच्चर को, जो कसाई लोग हैं, उसको बांट देता है कि चलो मांस, इसको इससे मांस को तौलना, मीट वगैरह को तौलने के लिए दे दिया उसको। तो ज्वालामुखी इमेज, जो ज्वालामुखी देवी थी, उसके इमेज को तोड़ करके इसने ऐसा काम किया। फिर आता है इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 ईडी के बीच में, जो सिकंदर लोदी का बेटा होता है और लास्ट रूलर होता है इस डायनेस्टी का। इस संबंध में एक बातें याद रखनी है कि दौलत खान लोदी, जो कि लाहौर के गवर्नर थे, और अलाम खान लोदी, वो दीपालपुर के वो गवर्नर थे, और साथ में उसके मामा भी थे, मैटरनल अंकल भी थे इब्राहिम लोदी का। उसने एक षड्यंत्र रचा और बाबर को भारत में इनवाइट करता है अटैक करने के लिए, और बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 20 अप्रैल 1526 में होता है, पानीपत की प्रथम युद्ध, उसमें उसको हराता है। इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है और इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंत होने का कारण कई भी हैं। उसमें एक कारण तो ये है कि जो मोनार्क और नोबल्स के बीच में प्रॉब्लम्स रहती थी, ये भी दिल्ली सल्तनत के अंत का कारण बना, और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। साथ में लोकल रूलर और जमींदार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कुछ जियोग्राफिकल और रीजनल फैक्टर्स भी काम करता है। मुगल का बार बार इन्वेजन होना, षड्यंत्र रचे जाना, और अलग अलग रूलर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी थी, ये सभी रिस्पॉन्सिबल थे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन का। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मुगल साम्राज्य। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है।